पढ़ा हमने, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा आज हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है हमने। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा, आज कोई बता सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट में क्या पढ़ा हमने? हाँ आदित्य बताएं मुझे, इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट में क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है कंसिस्ट ऑफ इक्वल पेयर एंड इक्वल एंड अपोजिट पेयर। हाँ और बोलते हैं हम, और सेपरेट होते हैं स्मॉल डिस्टेंस से। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने पता क्या बताया कि जो पेयर होता है, किसका पेयर होता है? कल मैं आपसे सुनूंगा, आपने बताना कि इक्वल और अपोजिट चार्ज जिस वजह क्या होता है, पेयर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं उसको कुछ डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो बोलना हो तो ऐसे बोलोगे अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ध्यान से सुनना, आप लेट थे, ध्यान सुनना। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो केमिस्ट्री में पढ़ा था, जहाँ पे ये कहाँ पे है, फिजिक्स में है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में मैंने बताया कि डाइपोल को मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की टर्म में, और मैथमेटिकली ये किसके बराबर होता है? मैथमेटिकली बराबर होता है P इक्वल Q इंटू ट्वाइस ऑफ ए। Q क्या है जी? मैग्नीट्यूड किसका? चार्ज का है, चार्ज का क्या है? मैग्नीट्यूड Q, और ट्वाइस ऑफ ए क्या है? डाइपोल के बीच डिस्टेंस। जो दो डाइपोल लिए हैं ट्वाइस ऑफ ए डिस्टेंस है। याद रहिए, रखें यहाँ पे एक चीज, बड़ी डांट खाओगे आप। जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ बच्चे क्या करते हैं, पहले प्लस क्यू लिखते हैं फिर माइनस क्यू लिखते हैं। डाइपोल की कंसिस्टेंसी क्या है? वो कंसिस्ट है किसका? कंसिस्ट है वो क्या था? माइनस क्यू और प्लस क्यू का। उल्टा मत लिख देना प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर डायरेक्शन क्या बताओगे आप वहां पे? तभी जाके आगे मैंने लिखाया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर इसके नेचर की बात कीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसके यूनिट और डायमेंशन की बात की हमने। यूनिट इसके क्या है? कूलम मीटर। बाकी हमने बात की इसकी डायमेंशन की क्या है? ATL। ए का मतलब क्या था? एम्पियर। टी का मतलब क्या है? टाइम। और एल का मतलब डिस्टेंस यानी कि लेंथ। ये था। एक्टिव बड़े कम हो, क्या बात है, पूजा पाठ करके नहीं आया आप? सही बताना, भक्ति किस किसने की कल? किसने की? किसका पाठ किया कल? सबका किया। आज मैं आपको एक और चीज देता हूं, पता किसका पाठ करना है आप लोग? घर जाके राम जी की स्तुति पढ़ना। क्या पढ़ना? राम जी की स्तुति। राम जी की स्तुति पढ़ना। पता राम जी की स्तुति कौन सी है? कौन सी है? स्टेटस लगाया है, वो है श्री रामचंद्र कृपालु बजमन अरन बवे दारुणम नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अग्नित अमित शवि नव नील नीर सुंदरम पटपीत मानो तटित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। लंबी है, इसको पढ़ना आप कल ऐसे गा के पढ़ना, जेनी सिद्ध कथा बोल देना। ऐसे बोलते रहे, श्री रामचंद्र कृपालु बजमन हरन बवे दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित शवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। 3-4 बार पढ़ना इसको, 3 बार तो कम से कम। कहते हैं ये राम जी की स्तुति पढ़ने से क्या है, आप लोगों की जितनी कोई प्रॉब्लम आने वाली है, टेंशन आने वाली है, दूर होती है। इससे राम जी के बारे में बहुत अच्छा जहाँ पे बताया गया है, जब पढ़ोगे आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं भी लगेगी, लेकिन जब पढ़ोगे भगवान जी को सारी समझ लग जाएगी। आपके पढ़ने से भगवान जी को सारा पता चल जाएगा कि ये जो बच्चे हैं मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरे नाम का जाप कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो आपके ऊपर आशीर्वाद को सदा बना के रखेंगे। क्योंकि पिता परमेश्वर है कौन है? राम जी। कल भी मैं बता रहा था, आज आपका ये काम है, जब भी पूजा पाठ में बैठोगे ना, ये जरूर पढ़ना। और लड़कों के लिए हो सकता है तो आप 3 बार हनुमान जी का चालीसा जरूर पढ़ें। कितनी बार? 3 बार हनुमान जी का चालीसा जरूर पढ़ें। आज के लिए ये काम आपके लिए, आप बोलोगे पूजा पाठ का क्या काम है? एक जी पढ़ना, राम जी की स्तुति पढ़ना और हनुमान जी का चालीसा पढ़ना 3 बार। आता ना सभी बच्चों को? सबको चालीसा आना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं आता वो आना चाहिए चालीसा। ठीक है, ये आपका काम है घर से। बात करते हैं टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पहुंचे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पे पहुंचे थे। उसके बाद हम बात करें, मैंने आपको क्या करवाया? मैंने न्यूमेरिकल करवाए। न्यूमेरिकल में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो कि एक मिली की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -3। माइक्रोन की वैल्यू, जैसे मैं देख रहा बच्चों को माइक्रोन डालना नहीं आता है, तो माइक्रोन की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर कितनी? -6 होती है। म्यू के साथ उसको डिनोट करते हैं, वैल्यू आनी चाहिए। यूनिट के साथ न्यूमेरिकल को लिखना है। ये न्यूमेरिकल किए। उसके बाद हमने बात की किसकी? थोड़ा सा पीछे कंसेप्ट पे आए।
अगर मैं पूछूं दृष्टि एक चार्ज क्या है तो क्या बोलोगे? चार्ज के बारे में क्या बोलोगे? चार्ज क्या है? इधर इधर इधर, चार्ज क्या है? हाँ, एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। कि एक बॉडी के ऊपर मैंने समझाया था कंसेप्ट कि जहाँ तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, उसको बोलते हैं क्या? चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी पड़ी थी कि लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट। चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द बॉडी। चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, चार्ज इज क्वांटाइज इन नेचर। क्वांटाइज मतलब Q इज इक्वल टू NE। हमने बड़े सारे न्यूमेरिकल भी किए थे, Q इज इक्वल टू NE फार्मूला। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। फिर इनकी मैंने बेसिक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1 पॉइंट कितना अजय? 1 पॉइंट करना फोकस उसके ऊपर 1.6 इंटू, देखो इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पता नहीं है, रेगुलर रहा कर क्लास में आते नहीं है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये क्या थी? चार्ज की वैल्यू। आपको पता है मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। जे क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। ऐसा न्यूमेरिकल करवाया था कल मैंने, F इक्वल QE, जो बैलेंस करा था वाटर और उसके था ना न्यूमेरिकल, जहां हमने QE और mg को फॉर्मूला लगाया था कल हमने न्यूमेरिकल में। उसके बाद हमने आगे बात करी कूलम लॉ की, फार्मूला कूलम लॉ का कि दो चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स के बारे में बताता है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको टिप्स भी होना चाहिए। तो जिसमें K क्या है? जे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ऐसा सिस्टम में K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू पता है किसी बच्चे को? सीजीएस में 1/4 पाई E। 4 पाई E क्या था? वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द क्या था? वो मीडियम। फिर हमने उसके बाद बात की थी एक 1 कूलम क्या होता है। 1 कूलम को डिफाइन किया था हमने कि ये वो चार्ज होता है जब दो चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स कितनी? 9 इंटू 10 की पावर 9, और उन दो चार्ज को हमने कितना? 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा होता है। दैट इज 1 कूलम पढ़ा हमने। फिर हमने उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा था कूलम लॉ, वो मैंने बोला नहीं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ये पढ़ा कि एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्ज कितनी कितनी फोर्स लगाते हैं, बाकी वाले चार्ज कितनी कितनी फोर्स लगाते हैं। वहां पे आपने एंड में इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में पढ़ा। एक यूनिट वेक्टर का फार्मूला उसमें लगाया था कि यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। और आप बच्चे रेगुलर हैं, उनको पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि एक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। लीनियर में क्या फार्मूला था? कुछ बच्चों पता बोले? लीनियर में लैम्डा इक्वल Q अपॉन L, उसको साथ पास रखना बोल रहा है। लैम्डा इक्वल Q अपॉन L। सरफेस में सिग्मा इक्वल Q अपॉन S। वॉल्यूम में रो इक्वल टू Q अपॉन V। यानी कि एक में 4 पान लेंथ, एक में 4 पान एरिया, एक में 4 पान वॉल्यूम। 3 फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में यूज होंगे। गास लॉ के न्यूमेरिकल आएंगे, वहां पे काम आएंगे। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कौन सा कंसेप्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड पे आए हम, ठीक है। एक तो हमने वो भी पढ़ा हुआ है, रिलेटिव वाला कंसेप्ट भी हमने पढ़ा। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड की एक चार्ज के अराउंड जितनी स्पेस। उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, टेस्ट चार्ज उसको क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। ये पढ़ा हमने। बाकी आपने जहां से क्या किया था, एक वैल्यू निकाली थी, किसी बच्चे को याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसमें चार्ज सिर्फ एक होता है, ये पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बड़ी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? उतार भी रहे थे कि ये जहां तो स्ट्रेट लाइन होती है, जहां कर्व्ड में, जहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जो मैंने समझाया था आपको कल परसों। उसके बाद प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि जे प्लस की वजह से क्या होती है? आउटवर्ड। नेगेटिव वजह से क्या होती है? इनवर्ड। रिस्पॉन्स किया करो बेटा, छुट्टियां मत करो, नहीं तो जे ऐसे जाएगा ऊपर ऊपर से। क्या फायदा मेरे पढ़ाने का, क्या फायदा आप लोगों को पढ़ने का, बैठने का यहाँ पे, जब तक आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया इतना आ नहीं रहा है। तो उसके बाद आपने पढ़ा कि ये क्या होता है, जब इन लाइन के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो क्या करता है? एक डायरेक्शन देता है, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की देता है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। अगर सेम सेम चार्ज होगा, अगर सेम सेम नहीं होंगे, दे लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट ईच अदर पढ़ा हमने। ये था आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट और प्रॉपर्टी जो मैंने आपको करवाई थी। फिर हम आ गए इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, डाइपोल मोमेंट के ऊपर। उसके बाद हम ऐसे ऐसे लेक्चर पे प्रोसीड करें। आपको पीछे का सारा पता होना चाहिए कि पीछे पढ़ा क्या आप लोगों ने। जैसे मैं पूछूं सोल्यूशन के बारे में पढ़ा हमने, क्या पढ़ा सोल्यूशन के बारे में? कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा हमने, पढ़ा ना हमने केमिस्ट्री में, क्या पढ़ा? ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का।
जहां पे पार्टिकल का साइज बिल्कुल कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनो की वैल्यू 10 की पावर, देखो अभी पढ़ाया, अभी याद ही नहीं है, 10 की पावर -9 मीटर, ये क्या है नैनो की वैल्यू। फिर हमने पढ़ा कि ये किस किस कंपोनेंट का बना होता है, आपने पढ़ा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना होता है। सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है। फिर हमने इसकी टाइप पढ़ी कि अगर हम बात करें इनकी कंपोनेंट की, बाइनरी होता है, टर्नरी होता है, पॉलिनरी होता है। और बात करें इनकी हम किसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो पढ़ा हमने इसकी नो टाइप पढ़ी। नो टाइप में मैंने एक आपको एलॉय भी पढ़ाया था। ब्रास किसका एलॉय होता है, बोलो जरा, ब्रास किसका एलॉय होता है, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है, कॉपर और टिन का। एक ब्रॉन्ज है, एक ब्रास है। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन है और ब्रास में कॉपर और जिंक है। ये एलॉय याद रखने हैं। एक जर्मन सिल्वर एलॉय भी पढ़ाया था आप लोगों को, याद रखने, वो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे इधर से, फिर आप बोलते हो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आगे, जहाँ से आते हो क्वेश्चन है। फिर हमने पढ़ी इसकी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, वेट कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। हमने पढ़ा क्या, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट अपॉन वॉल्यूम। जहां पढ़ते थे 10% NaCl का मतलब क्या है, आप बोलते हो सर 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम में। मैं बोलूँ वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है, आप बोलते हो कि 10% NaCl या वॉल्यूम में अगर बोलो आप कोई एग्जांपल, ये 10% H2SO4 वो प्रेजेंट है 10 लीटर में बोल रहे हो, तो वो आपने जो चीजें पढ़ी थी 100 में। फिर पढ़ा हमने मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। मोलैरिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, पड़ता है। Yes, sir. क्या होता है देशी, टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलैरिटी बढ़ती कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलैरिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि एम इनवर्सली क्या होता है, टी। एम इनवर्सली क्या होता है, टी। कैमरे को घुमाते रहना है, एक पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, ठीक है। उसको मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी में पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं जो डिसॉल्व करते हैं किसमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट में, जो केजी में होते हैं। फिर नॉर्मेलिटी पढ़ा हमने, नॉर्मेलिटी में क्या पढ़ा, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम निकालने का फार्मूला क्या है, हाँ फार्मूला क्या, फार्मूला जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला है गिवन वेट अपॉन मोलर मास है, ऐसे नंबर ऑफ ग्राम निकालने का फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। फिर इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला अलग अलग के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, एलिमेंट के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए, वो अलग अलग चीजें बताई गई हैं आपको न्यूमेरिकल के बेस पे। बात करते हैं उसके बाद पढ़ा हमने सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट, सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ा हमने, कौन कौन से फैक्टर थे, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल पढ़ा हमने, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में पढ़ा उधर हमने कि एंडो होगा तो बढ़ेगी, एक्सो होगा तो कम होगी, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देखो अभी चीजें याद हो जाती हैं। सॉल्युबिलिटी गैस की पढ़ी हमने, क्या पढ़ी गैस की, कि सर इसमें क्या होता है, इसमें जो फैक्टर थे वो, बात करें अगर नेचर की, नेचर में पढ़ा था हमने लाइक डिसॉल्व, पोलर गैसेस पोलर में डिसॉल्व होंगी। जैसे पोलर गैसेस की कोई एग्जांपल कोई पूछ ले क्लास में, टीचर पढ़ाएंगे HCl NH3, वो डिसॉल्व होंगी वाटर में, वाटर जैसे H2O हो गया, और नॉन पोलर में। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती थी गैस की लिक्विड में, याद है। और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है उधर, प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी जो है गैस की लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगी। हाँ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो दिया मैंने, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। और मुझे बताना इसके बाद वो रह गया हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का सर, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की, ये पढ़ा था हमने सॉल्युबिलिटी में। फिर हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी कर्व पढ़ा हमने, वो पढ़ा था ना, एक हमने की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं वो, वन फॉर्म टू अनदर, अल्फा बीटा, ग्लाउबर साल्ट था एक, क्या फार्मूला ग्लाउबर साल्ट का, Na2SO4 10 टाइम H2O। पढ़ते नहीं हो तभी तो H2O ही हो रहा है, सिर्फ एक ही, हाँ सर H2O समय लग गया, बाकी क्या बताया, कुछ समय लगा, H2O बोलते हैं एक्टिव हो जाते हो, समझिए H2O ही लग रहा क्या, पढ़ रहे हो जी, अभी तो फास्ट बोल रहा हूँ मैं, बोर्ड पे तो बड़ी धीरे धीरे लेक्चर चलते हैं, क्या हो गया। फिर क्या पढ़ा हमने, आती थी फिर सर उसके अगला बाद topic। हमने पढ़ा है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ पढ़ा हमने, हेनरी लॉ हमने उसी से निकाल दिया, गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी हो रही है लिक्विड में, उसी से हेनरी लॉ निकाला हमने। उसी हेनरी लॉ को अभी तक यूज करें हम, क्या यूज करें कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर पढ़ा हमने जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के होता है, उसी मोल फ्रैक्शन को अभी तक यूज करें हैं। और हेनरी लॉ की यूज की बात करें कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में, हाई अल्टीट्यूड में, डीप सी डाइवर जो होते हैं वहां पे हमने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने क्या पढ़ा आगे, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा। वेपर प्रेशर में ये पढ़ा हमने क्या, अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रांग होंगी तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ये पढ़ा वेपर प्रेशर में। अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर प्योर में ऐड करते हो तभी वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। नॉन वोलेटाइल को डालने से वेपर प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस। अभी भी वो लिखा हुआ मैंने, देखा ना वेपर प्रेशर, इधर ही बताया मैंने कि वो कम होता है।
उसी को फिर हम और आगे लेके गए कंसेप्ट को, तो वो और कंसेप्ट की बात करें, फिर कौन आ गया बीच में, राउट लॉ आ गया। 1886 में इसने ला दिया, और इसे दो तरीकों से दिया, एक दिया वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, और वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं, मैंने बताया आपको, जो क्या होते हैं, इजिली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इजिली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन वोलेटाइल नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं तो वैल्यू कितनी पुट कर ली मैंने, 0। जो 0 पुट की, पीछे कौन बचा, पी ए बचा, पी ए बचा, उसी को मैं आगे लेके चला गया। मैंने काई ए को चेंज कर दिया, मैंने इधर काई ए को चेंज किया 1 माइनस काई बी, और मैंने क्या किया, फार्मूला बना के दे दिया। जो फार्मूला बना के दिया, आपने बोला सर इसमें प्रेशर ही प्रेशर आ रहे हैं, पी 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 आ रहा है, तो क्या मतलब इस प्रेशर का, तो मैंने बताया कि ये वो कंसेप्ट है आपका, वो फार्मूला है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर में डालते हो, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, कितना, वो लिखा हुआ है, और इसी को कहते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। जब इसको आप अपान में इस टर्म को लिखोगे तो बोलेंगे इनका आपस में रिलेशन है, तो बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। पेपर वाले ऐसे लिखते हैं, डिटरमिन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग RLVP, ऐसे बोलते हैं पेपर वाले, डिटरमिन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग RLVP। अभी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग RLVP हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको कल पढ़ना पड़ेगा कि वो कैसे कैसे आएगा, काई बी की वैल्यू पुट करके आएगा वो, और आगे डाइल्यूट के लिए क्या लिखना है, कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, ऐसे आएगा। लगी समझ? तभी कहता हूँ लगातार कंटिन्यू बने रहा करो, और साथ में डेली जाके रिवाइज करते रहा करो, ताकि मैं जो 10 मिनट में एक लेक्चर फ्लो में बोल देता हूँ, ये 10 मिनट में आपको पता चले मैं बोल क्या रहा हूँ, ये उन्हीं बच्चों को समझ लगती है जो बच्चे डेली आते हैं, लिखते हैं और घर जाके कॉपी खोलते हैं। ठीक है, बीच में न्यूमेरिकल भी है, उनको देखा करो, धीरे धीरे अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैं अभी इतना सा करवाया, फिर इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, एक टाइम बोलोगे सर इतना सारा सिलेबस है मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हम कैसे कैसे पढ़े, हम कैसे कैसे नहीं पढ़े। अभी जो पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट ले रहा हूँ, बस ऐसे ऐसे पढ़े, जितना टीचर पूछ रहा है ना बस उतना बता देना, आप लोगों ने सब कुछ आएगा। कहीं में हो सकता है भगवान की ऐसी कृपा हो, बिना पढ़े ही आ जाए, हो सकता है। ठीक है, मंत्र आजकल दे रहा हूँ मैं, तो क्या पता कृपा, ठीक है ना। तो कहानी सुनाई थी ना वो गुरु और शिष्य वाली, तो मेरे से ज्यादा पावरफुल आप हो जाओगे, मैं तो सिर्फ वही बोलते रहूंगा और आप लोगों के पास से ज्यादा पावर आ जाएगी। ठीक है, जय श्री राम, सबको जाओ।